जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो क्लास 10th का है और एक्सरसाइज होगा 1.2। तो पिछले के हमने वीडियो में बता दिया था 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर जो हमारा आधारित प्रश्न था, उन सभी प्रश्नों को हमने बताया था और प्रमेय भी बताया था। तो आज हम जो बताएंगे आपको एक्सरसाइज वो होगा 1.2 और इसमें हम लोग को पढ़ना होगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये चीज़ जो है आप बचपन में भी पढ़ चुके हैं, छठा सातवां क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं, प्राइम फैक्टर के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे हम लिखते थे पहले, उसी की तरह इसमें भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर क्या कहलाता है। तो प्राइम नंबर वैसी संख्या कहलाता है जिसका गुणनखंड केवल एक होता है या खुद होता है। जैसे 2, तो 2 जो है एक सम अभाज्य गुणनखंड है, सम अभाज्य संख्या है, इवन प्राइम नंबर और सबसे छोटी प्राइम नंबर है। तो इसको अगर गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 1 होगा केवल। इसका अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो केवल 2 और 1 होगा, इसलिए कि 2 एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 140 जो दिया है इसको आप क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो आप इसके पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखिएगा कि हम जानते हैं कि किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए कि हम जानते हैं कि किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। वे अभाज्य संख्याएं जिन्हें गुणा करके मूल संख्या प्राप्त की जा सकती है उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो ये संख्याएं जो है अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इंग्लिश मीडियम में कोई बच्चे हैं, अगर इंग्लिश में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, वी नो दैट procedure of writing a number as a product of prime numbers is known as the prime factor. Prime factorization. Prime numbers that
that can be multiplied to obtain the original number. Original number are known as prime factor. अगर आप किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देते हैं तो उस संख्या को अगर पुनः आप गुना करते हैं तो वो संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 140। तो जिस प्रकार से आपने एलसीएम निकालते हैं, जैसे देखिए एलसीएम जैसे निकालते हैं इस तरह से एलसीएम निकालते हैं, जैसे 140 हो गया तो इसे पहले छोटी संख्या से कटाइए। सबसे छोटी संख्या क्या, 2। तो इसमें अभाज्य संख्या से ही कटाया जाता है। जैसे 2 कटाए तो 2 के बाद क्या, 3 से कटाएंगे, 3 के बाद 4 से नहीं 5 से कटाएंगे, 5 के बाद 7 से कटाएंगे, 7 के बाद 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से कटाएंगे। तो हम केवल अभाज्य संख्या से ही हम इसमें भाग देते हैं। तो चलिए पहला 2 से हम भाग दिए तो कितना, 70 बार में कट जाएगा। फिर 2 से भाग दिए तो कितना बार में कटेगा, 35 बार में कट जाएगा। फिर अभी देखिए ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से भी नहीं कटेगा, तो अब 5 से कटाते हैं। 5 से कटेंगे कितना बार में कट गया, 7 बार में। तो इसका अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे कैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 फिर मल्टीप्लाई 7। अगर इसी संख्या को पुनः अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर बोलेगा कि यहाँ पर अगर आपको ये बोले कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से, इसके जो है अभाज्य संख्या कौन कौन से, तो इसके अभाज्य संख्या कौन है, एक 2 हो जाएगा, 5 होगा, 7 होगा। ये 2 जो है 2 बार लिखा गया है। 2 को कितना बार, 2 बार लिखा गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इस तरह से लिख सकते हैं। और नीचे में लिख सकते हैं आप क्या, देयरफॉर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 आर 2, 5 एंड 7। इतना है। उसी तरह से अब आपको जो है अगला संख्या जो है आपका क्या है, तो अगली संख्या जो है आपकी 156 है। तो 156 को आप कैसे लिखेंगे, 156 को आप कैसे लिखेंगे, तो सेम इसी की जैसा आप यहाँ पर जिस तरह से बचपन में एलसीएम निकालते थे, 1, 5, 6 लिख दिए, 156। पहला संख्या 2 से हम कटाते हैं, 2 से कटाइए 7 और ये 8 हो जाएगा, 78 टाइम्स में ये कटेगा। फिर ये 2 से कटाइए कितना, 2, 3, 6, 9 दूनी 18। फिर अभी किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 13। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 156 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये लिखिएगा, वी नो दैट, यहाँ से यहाँ तक ये संख्या पहले लिख लीजिएगा, ये डिफिनीशन पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको गुणनखंड कीजिएगा नीचे, ठीक है, उसको अभाज्य गुणनखंड में उसके बाद यहाँ पर कीजिएगा और इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है आपका अगला नंबर। अगला नंबर जो आएगा आपका कितना हो जाएगा, तीसरा नंबर जो है 3825। आपका 3825 है, देखिए 3825 है। अब इसको भी अगर तोड़िएगा तो इसी तरह से तोड़ना पड़ेगा आपको, इस तरह से तोड़िए 3825। तो ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट में अगर 5 है, कोई सम संख्या नहीं है, 0 और सम संख्या अगर लास्ट में नहीं है तो वो 2 से नहीं कटेगा, वो 2 से नहीं कटेगा, या तो 3 से कटेगा
या फिर 5 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा, लेकिन लास्ट में 5 है तो याद रखिएगा कि 5 से जरूर कटेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर लास्ट में 5 है तो 5 से तो जरूर ही कटेगा, लेकिन एक चांस ये भी होता है कि 3 से कट जाए। तो देखिए 3 का मल्टीपल क्या होता है, तो हमने सिखाया है 3 का मल्टीपल कि इस संख्या को जोड़िए, 3 + 8 + 2 + 5 कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 11, 11 × 2 = 13, 13 × 5 = 18। अगर संख्या जोड़ने पर 3 के मल्टीपल में आता है तो समझिए कि ये 3 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जोड़ने पर 3 के मल्टीपल में आया, तो इसका मतलब कि ये संख्या जो है 3 से कटेगा। तो अतः हम सबसे पहले 3 से इसमें हम डिवाइड देंगे। तो 3 से डिवाइड देंगे तो इस तरह से आप डिवाइड दे दीजिएगा। हम इसको लिख देते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसका इतना अभाज्य गुणनखंड होगा। इसको आप लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। तो इस तरह से हमने इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया। अगला संख्या होगा आपका 5005। 5005 तो ध्यान रखिएगा 5005। तो देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 3 से कटेगा क्या, नहीं, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 10 हुआ, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, इसका मतलब कि ये 5 से ही कटेगा। तो हम इसको 5 के मल्टीपल में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड देते हैं, 5 से डिवाइड देंगे 1 हो जाएगा, 0 0 1 आएगा। अब ये किससे कटेगा, तो अब जो ये कटेगा 5 से नहीं कटेगा, तो अब 7 से कटा के देखते हैं। 7 × 7 3 0 7 × 4 = 28, 2 1, तो 3 7 21, 7 से कट गया। अब फिर किससे कटेगा, तो अब देखिए ये 11 से कटेगा, 11 × 11, 11 × 3 = 33। तो इस तरह से लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगला क्वेश्चन इसका है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका 74 29। 74 29 इसका लिखिए। तो 74 29। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब ये संख्या किससे कटेगा, तो ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। तो इसको संख्या को अगर ऐड करते हैं 7 × 4 = 11, 11 × 2 7 × 4 = 11, 11 × 2 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22। तो ये संख्या को जोड़ने पर भी हमारा क्या हो रहा है, ये 3 के मल्टीपल में नहीं आ रहा था, 3 से नहीं कटेगा। लास्ट में 5 और 0 तो है नहीं कि 5 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। और 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 7 अभाज्य संख्या है, तो 7 से कटाने पर 7 से नहीं कट रहा है। तो अब 8 से कटा नहीं सकते, 9 से नहीं कटा के, 10 से भी नहीं कटा सकते, 11 से कटेंगे, 11 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी कटाएंगे, 13 से भी नहीं कट रहा है। अब ये कटेगा 17 से, यहाँ पर भाग देकर देख लीजिए 74 29। अब इसको कटाइए 17 से, तो 17 से कटेगा 17 17 × 4 = 68, 6 2 17 3 51 हो जाएगा, और 17 7 19 से। फिर अब किससे कटेगा, 19 से कटेगा, तो 19 दूनी 38 और 19 3 57। तो इस तरह से इसका जो हो जाएगा 17 × 19 और × 23। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन जो था अभाज्य गुणनखंड में इस तरह से तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में 1 नंबर में भी आएगा या 2 नंबर में भी आएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। जैसे 2 संख्या है तो पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अगर 2 संख्या दिया है, इसमें अब क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको और बताते हैं। कह रहा है कि पूर्णांकों को के निम्नलिखित युग्म मतलब जोड़ा होता है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी करना है। तो जांच करने का मतलब कि जो हमने एलसीएम निकाला और जो हमने एचसीएफ निकाला वो एलसीएम की जगह एलसीएम का वैल्यू लिख देंगे, एचसीएफ की जगह हम एचसीएफ का वैल्यू लिख देंगे। और पहला संख्या जो 26 है तो 26 लिखेंगे, 91 है तो 91 लिखेंगे,
और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS और RHS दोनों आपस में बराबर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप बचपन में सीख चुके हैं पीछे के क्लास में, 5वें 6ठे क्लास में LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने का। तो अभी जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है उसी की तरह से हम संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं और LCM कैसे निकालते हैं और HCF वो बताते हैं। तो देखिए पहली संख्या जो है, अब ध्यान दीजिएगा एक और चीज़ इस फॉर्मूले में बता दें कि मान लीजिए कि ये 4 को दिया है तो 4 को में से 3 का वैल्यू दिया रहेगा और चौथा का वैल्यू कहेगा कि निकालो। जैसे मान लीजिए पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या भी दिया है और LCM दे दिया है और HCF नहीं दिया है, HCF नहीं दिया है और LCM के वैल्यू दे दिया है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर और बाटा में यहाँ पर लिख देंगे LCM इक्वल टू HCF। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ऊपर वाला नीचे चला जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक। तो हमारा अगर HCF निकलना है तो हम HCF को अकेला छोड़ देंगे और LCM को यहाँ से धकेल कर नीचे फेंक देंगे। तो यहाँ से धक्का देंगे तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। जैसे उसी तरह से मान लीजिए कि LCM और HCF दोनों का वैल्यू दिया है और एक संख्या दिया है, कोई भी दूसरा वाला दिया हो चाहे पहला वाला, तो जो नहीं दिया उसको छोड़ देंगे और जिसका दिया है उसको धक्का मार के यहाँ पर फेंक देंगे। तो इस तरह से निकल जाएगा। चलिए आगे हम इसको बताएंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 26 है और 91। इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो 26 को तोड़ेंगे पहले, 2 से कट जाएगा, 13 दूनी 26। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 13। उसी तरह से 91 का क्या हो जाएगा, तो 91 का होगा 7 से 13 सते 91, तो इसका हो जाएगा 7 गुना 13। तो देखिए LCM निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो मिलता है सबसे पहले HCF के क्या निकलते हैं कि जो इसमें मिल गया उसी संख्या को हम HCF मानते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है, केवल 13 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि HCF जो होगा इसका क्या होगा, 13 होगा। HCF क्या होगा, 13 होगा। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द HCF ऑफ 26 एंड 91 इच क्या होगा, 13। HCF कितना होगा, 13। तो यहाँ पे लिख सकते हैं HCF बराबर 13। LCM में क्या होता है, तो LCM में होता है कि जो मिल गया उसको तो हम लिखते हैं, जो नहीं मिला उस सबको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 भी नहीं मिला और 7 भी नहीं मिला, तो हम इस दोनों को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर LCM जो हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा, तो आपका LCM जो हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 182 हो जाएगा, 182। अब कह रहा है कि इसको टेस्ट कीजिए, टू टेस्ट। तो टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टू टेस्ट। तो टेस्ट करने के लिए लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। टू नंबर्स मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल, फल इक्वल टू HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्या क्या है, एक 26 है और एक कितना है 91। अब HCF आपका कितना आया है 13। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको मिला है 13, तो 13 लिख दिए। और LCM जो है आपका कितना मिला 182। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 182 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 13 दूनी 26, 6 हासिल 2, 13 और 74 से 2, 106 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 6 हासिल हो जाएगा 10, 13 कम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पर हो जाएगा 23। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना है 23 66। तो इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 23 66 आ गया। तो इसका मतलब कि
LHS बराबर क्या आ गया, RHS। इसका मतलब कि आपका सही है। तो इसी तरह से आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं को गुणा कीजिए और एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा कीजिए तो संख्या का गुणनफल जो होता है वो बराबर रहता है। तो कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमको एक संख्या दिया है केवल 26, दूसरी संख्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या नहीं दिया है, और एलसीएम दिया है और एचसीएफ भी दिया है, तो हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको हम भाग दे देंगे। 13 गुना 1 8 2 और बट्टा में कितना 26। तो जैसे ही हम यहाँ पर हम भाग देते हैं तो देखिए यहाँ से 2 बार में कट गया और 2 से कितना 91। तो देखिए दूसरी संख्या आपका कितना, दूसरी जो संख्या हम निकाल रहे थे हमारा कितना 91 आ गया, 91 आ गया। उसी तरह से आप जैसे 26 पहला संख्या दिया है, दूसरा संख्या भी दिया है, आपका केवल यहाँ पर एचसीएफ के वैल्यू दिया है और एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम नहीं दिया है। तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं कैसे, 26 गुना 91 अब बट्टा में क्या कर देंगे 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा एलसीएम। अब इससे हम भाग देंगे 2 बार में। अब देखिए 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा 82। तो एलसीएम जो है आपका कितना आ गया, एलसीएम जो हो गया कितना आ गया 182 आ गया। तो इसी तरह से आपको क्या होगा कि इसमें 3 वैल्यू दिया रहेगा, चौथा वैल्यू आपको खुद निकालना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम चलते हैं आपका दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कितना दिया है 510 और 92। तो दूसरा क्वेश्चन है 510 और कितना है 92। तो 510 और 92, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए तो कितना हो जाएगा, आप इस तरह से आप तोड़िएगा 510 को 2 से, तो 2 से तोड़िए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 5 10 दोबारा 3 से कटेगा, तो 3 8 24, 3 5 15। फिर अब ये 5 से कटेगा, ये 17 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना 17 हो गया, हो गया। उसी तरह से अब 92 को भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। तो 23 चौक का 92 होता है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 23। तो अब आपको क्या निकालना है, इसमें आपको सबसे पहले इसमें जो जो मैच कर रहा है उसको पहले गोला लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 मैच कर रहा है, यहाँ पर क्या मैच किया आपका सिर्फ और सिर्फ 2 मैच किया, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैच करता है, जो मैच करता है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, एचसीएफ कितना हो गया 2, एलसीएम कितना हो जाएगा। तो जो देखिए मैच किया उसको तो हम लिखते हैं जो मिल गया, और जो बाकी नहीं मिला उसको सभी को लिख देते हैं। देखिए इसमें जितना नहीं मिला कितना 3 गुना 5 गुना 17 नहीं मिला, इसमें क्या नहीं मिलेगा, तो 2 भी नहीं मिला और 23 भी नहीं मिला। तो ये बाकी सबको भी हम एलसीएम के लिए हम लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, इस सभी को लिख दिया। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 23,460। गुना करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में आप, नहीं ऐसा जल्दी गुना नहीं करने आएगा तो, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, इसलिए आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए मल्टीप्लाई करने का। तो आपका कितना आएगा 23,460, 23,460। तो अब आपको टेस्ट अगर करना होगा तो कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू टेस्ट, तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए क्वेश्चन में लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। तो पहली संख्या कितना 510, दूसरी संख्या 92, HCF आपका 2 आया, LCM कितना आया 23,460। तो इसको आपस में गुना कीजिए तो आपका गुना करने पर आ जाएगा 46,920, इसका भी आ जाएगा 46,920। LHS बराबर क्या आ गया RHS बराबर RHS। ये आपका जांच हो गया, आपका सही है। तो इसी तरह से आपको अगला प्रश्न में भी बोल रहा है
तीसरा नंबर आपका, तीसरा नंबर इसमें कितना को क्या दिया है, तीसरा नंबर दिया है 336 और 54। तो लिखिए 336 और क्या लिखिएगा 54। तो अब इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा, आपको इस तरह से तोड़ना होगा। 3 3 6 को 2 से कटाइए, 15 8 हो जाएगा। फिर 2 से कटाइए, 7 9, गलत कटा दिए, 16, सॉरी, यहाँ पर 16 8 होगा, यहाँ पर 8 4 होगा। फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, इस तरह से कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इस तरह से कटेगा। और 54 का कितना कटेगा, तो 2 गुना 3 गुना 3, 27 दूनी 54, तीसरे को 9 29 27, 27 दूनी 54। अब इसमें मैच कीजिए क्या क्या आपको मैच कर रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए 2 मैच कर गया, उसके बाद एक 3 मैच कर गया। तो आपका जो होगा HCF क्या हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना 6। और LCM कितना हो जाएगा, तो जो मिला है उसको तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो नहीं मिला उस सबको लिख देंगे। देखिए ये नहीं मिला है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ये भी नहीं मिला है। उसके बाद कौन नहीं मिला है, देखिए ये दोनों नहीं मिला है, तो 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर आपका जो LCM हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 30 24 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जांच कीजिए, 2 टेस्ट। तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 336 मल्टीप्लाई 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 30 24। अब गुना कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 18 144, और ये भी हो जाएगा 18 144। तो ये LHS बराबर हो जाएगा RHS। तो इस तरह से हमने आपका दूसरा नंबर बना दिया। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को LCM और HCF ज्ञात करें। सेम इसी के जैसा आपको आज अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको LCM और HCF निकालना है। देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 12 को कैसे तोड़ेंगे, 12 को यहाँ पर 2 से जाएगा सबसे पहले, फिर 2 से जाएगा, तो लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3। फिर 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 5। फिर 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 7। तो अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि मैच किया जाता है, क्या मिल रहा है। तो देखिए 3 जो है तीनों में मिल रहा है, तो तीनों में जो मिलेगा वही आपका HCF हो जाएगा। HCF इक्वल टू कितना होगा 3। और LCM क्या हो जाएगा, तो LCM जो होगा मिलेगा जो उसको तो हम लिखेंगे ही, जो नहीं मिलेगा उसको भी हम लिखते हैं। तो हम लिख लेंगे कितना, 5 गुना 7। तो इस तरह से हमने लिख लिया। तो LCM इसका क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए। तो LCM आप अगर लिखना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा, आपका गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 420। तो इस तरह से आपका HCF 3 आया, और LCM जो होगा क्या होगा आपका 420। उसी तरह से आप दूसरा नंबर को निकालिए। तो दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर जो है आपका 17 दिया है, 23 दिया है और 29 दिया है। देखिए ये तीनों नंबर जो है आपका अभाज्य संख्या है। तो 1 गुना क्या हो जाएगा 17, इसका भी क्या होगा 1 गुना 23, और इसका भी क्या होगा 1 गुना 29। तो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो होता है 1। ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है 1 होता है, और LCM जो होता है ये आपस में मल्टीप्लाई सभी के सभी हो जाते हैं। तो इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा आपका इतना आंसर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास अभाज्य संख्या हो तो अगर पूछेगा कि अभाज्य संख्याओं का जो HCF होगा क्या होगा महत्तम समापवर्तक, तो 1 होगा, हमेशा याद रखिएगा।
अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका 8, 9, 25। तो आपका तीसरा क्वेश्चन 8, 9, 25, 8, 9 और 25। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5। तो ध्यान दीजिए इसमें कुछ मिल रहा है क्या, तो नहीं, एक मिल रहा है केवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये मैच करेंगे तो केवल इसमें एक ही मिल रहा है, एक। तो HCF जो हो जाएगा, HCF इक्वल टू 1, और LCM जो हो जाएगा, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आप जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही आपका जो होगा LCM आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि LCM और HCF आपको अभाज्य गुणनखंड मेथड से हमने आपको निकाल दिया। अब हम चल देंगे आपको अगला प्रश्न में, चौथा नंबर। ध्यान दीजिएगा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित आपको डाटा चेंज करके प्रश्न दिया जाएगा। अभी हमने इसके पहले दूसरा नंबर में हमने आपको बताया था कि इसमें LCM HCF दिया रहेगा, तो 4 संख्या में से 3 चीज़ दिया रहेगा आपका, और चौथा निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले ही कह दिया कि HCF ऑफ ये 2 नंबर का HCF जो है 9 है, इसका LCM क्या होगा। तो ये दोनों संख्या दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि फर्स्ट नंबर पहली संख्या जो है क्या है, 306। पहली संख्या जो है आपका 306 है। दूसरी संख्या क्या है आपका 657, आपका सेकंड नंबर जो है। और HCF जो है आपका क्या है 9। पहले डाटा लिख लेना इसी तरह से, और कह रहा है कि LCM जो है ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। इस फॉर्मूले को चाहे कुछ भी हो जाए आपको रट जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको रट जाना है, ठीक है। तो पहली संख्या लिखते हैं 306 मल्टीप्लाई, पहली संख्या मैंने लिख लिया 306 मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या कितनी है तो 657 इक्वल टू HCF कितना दिया है 9, LCM निकालना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, 306 मल्टीप्लाई 657 और बट्टे में क्या कर देंगे 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा LCM। 9 से कटेगा, इसको 9 से कटाइए, 9 से आप कटाइए, ये कट जाएगा, 9 27 और 9 चौका 36। तो इसको 34 गुना कितना हो जाएगा 657 इक्वल टू LCM। मैंने 9 से भागा दिया, तो 306 जो है 9 से कट गया 34 बार में। तो जैसे हमने कटाया ये संख्या आया, और आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो LCM इक्वल टू हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका इतना आएगा। इस तरह से आंसर, मतलब कि आप यहाँ पर 657 में 34 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर LCM निकालने के लिए बोला है, हो सकता है कि अगला बार इसको HCF निकालने के लिए बोले, LCM का वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से हमने आपको ये बताया LCM और HCF से संबंधित जो प्रश्न आएगा इस तरह से आएगा। ये सबसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को रट जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 5वां नंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 1 नंबर में। ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए आप हमेशा याद रखिएगा कि 0 पर मतलब इकाई के स्थान 0 होना, 0 पर समाप्त होना मतलब इकाई का अंक 0। जैसे 560 तो ये 0 पर समाप्त हुआ, जैसे 600 ये भी 0 पर समाप्त हुआ,
जैसे 780 ये 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए 0 पर समाप्त तभी होगा जब इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होगा। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर 2 और 5 मिल गया तो ये संख्या जो है 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आपको इस पर यही तथ्य लिखना है, आपको इसमें यही लिखना है कि ये संख्या क्या 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पर लिखिएगा यहाँ पर एक लिख लीजिए, यदि कोई, लिख लीजिए, यदि कोई संख्या का अंक 0 पर, मतलब शून्य पर समाप्त, शून्य पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। क्योंकि 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 और 5 होगा। तो ये भी लिख सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं, कि किसी भी संख्या का अगर लास्ट अंक 0 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा। अगर 2 और 5 आ गया तो समझिए कि उसका लास्ट जो है अंक 0 जरूर आएगा। अब बात रह जाती है कि कितने 0 आएगा, वो यहाँ पर नहीं लिखना है, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ पर चर्चा इतनी हो रही है कि क्या एक 0 आएगा कि नहीं आएगा, कम से कम एक 0 लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न दिया है, अब प्रश्न चलते हैं, इतना आप लिख देंगे। इतना लिखने के बाद लिखेंगे, चूंकि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 आता है, पहली छोटी संख्या 2 गुना 3 पावर n, इतना लिख सकते हैं। अगर हम इसको तोड़े तो ये लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर n और 3 के पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 2 तो है, 2 है लेकिन 5 नहीं है। इसलिए 6 के पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंक गणित की आधारभूत
प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 मिल गया तो उस संख्या का अंत में एक शून्य जरूर आएगा। इससे भी ज़्यादा आएगा लेकिन एक जरूर ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपके प्रश्न में यही बोल रहा था कि ये जो 6 के पावर n है, 6 के पावर n बोले तो इसका मतलब कि n के जगह पर कोई प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं। इसका मतलब कि 6 की जगह 5 लिखो, 6 के पावर 5 लिखो, 6 के पावर 2 लिख दिए तो छछाया कितना हो जाएगा 36। ठीक, तो 36 तो आ गया। मान लीजिए कि n की जगह 2 लिखे लेकिन लास्ट में 0 तो नहीं है ना, तो 6 के पावर कितना भी लिखिएगा उसके लास्ट में 0 कभी नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब ये है। अगर जैसे मान लीजिए आपका 25 है, नहीं सॉरी 5 के पावर n है, तो 5 के पावर अगर हम 2 भी लिखेंगे तो कितना आएगा 25। 2 इसमें गुणनखंड नहीं आ रहा है, 5 गुना 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो ये भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका लास्ट में 0 नहीं होगा। तो लास्ट में 0 उसी संख्या का आएगा जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 और 5 उसमें शामिल हो या 10 से विभाजित हो। चलिए अगला हम प्रश्न चलते हैं। 6ठा नंबर ये प्रश्न करा है कि व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कि वाई ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। देखिए भाज्य संख्या इसलिए होगा कि उसको देखिए अभाज्य संख्या कब होता है, तो जैसे उसका अभाज्य गुणनखंड केवल 1 और खुद हो। जैसे 3 है तो 3 का केवल 1 होगा, 3 होगा। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे 6 है तो 6 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 3, माने 1 के अतिरिक्त दूसरी भी संख्या है, 1 के अतिरिक्त दूसरी भी संख्या उसका है गुणनखंड में, इसलिए वो क्या होगा, भाज्य होगा। तो उसी तरह से ये संख्या को आपको दिखाना होगा कि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो है 1 से अधिक है क्या। अगर 1 से अधिक है तो ये संख्या भाज्य होगी। तो चलिए हम व्याख्या करते हैं। पहला लेते हैं 7 गुना 13 11 गुना 13 अब प्लस क्या दिया है 13। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इस संख्या को गुना करके जोड़ना की जरूरत नहीं है, उतना लंबा नहीं जाना है। ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पर और यहाँ पर इसमें 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन ले लीजिए। तो 13 कॉमन जैसे ही लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 7 गुना 11 बच जाएगा, और यहाँ से 13 हट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 13 गुना 77 अब प्लस 1, 11 7 77 हो गया। और क्या लिख सकते हैं 13 गुना क्या 77 एक कितना हो जाएगा 78। इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, ऐसे ही इसको ऐसे ही आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़िएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 13 गुना, इसको 78 को तोड़ सकते हैं, 78 को क्या लिख सकते हैं 13 गुना 6 तिरछा 78, इससे लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरी में जाती है। पहले संख्या हो गया, पहला संख्या का आपका हो गया, पहला संख्या हो गया, दी गई संख्या पुनः, अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या लिखेंगे। यहाँ पर भी लिखेंगे दी गई संख्या,
दी गई संख्या बराबर। अब दूसरा क्या दिया है, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अब प्लस क्या दिया है 5। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसमें आपका 5 कॉमन है, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, 5 हमने कॉमन ले लिया, गुना ब्रैकेट डालते हैं, क्या बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 तो निकल गया, 5 को छोड़ 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अब प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, इसलिए 5 वहाँ चला गया तो कुछ नहीं, तो उसके जगह पर 1 रह जाता है। अब इसको गुना कीजिए, तो यहाँ पर इसको गुना के 7 42 42 और यहाँ पर 4 3 12 दूनी 24, तो 5 गुना 42 गुना अगर 24 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1008, अब प्लस कितना 1, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 1009, 1000 कितना हो जाएगा 9। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक क्या है भाजक है, 2 से अधिक भाजक है। और यहाँ पर ऊपर वाले में भी लिख सकते हैं इस प्रकार, यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं इस संख्या के 2 से अधिक भाजक मतलब कि 1 भी है 6 भी है और क्या है 13 है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। ये संख्या क्या है भाज्य संख्या है। तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक क्या है भाजक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर यही लिखना था, बताना था कि बताइए, साबित कीजिए, व्याख्या कीजिए इसको कि ये भाज्य संख्या कैसे है। तो भाज्य संख्या का डेफिनेशन ही होता है कि आपका 2 से अधिक जो है आपका क्या होना चाहिए, उसका भाजक होना चाहिए। तो देखिए भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही भाज्य हो, एक और खुद, जैसे 7 का क्या होगा 1 होगा और 7 होगा, केवल 1 और 7 से ही कटेगा, बाकी किसी से कटेगा ही नहीं। लेकिन ये जो संख्या है 13 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, मतलब 2 से अधिक है। और इसका भी है 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और इससे भी कटेगा, तो इसका मतलब इसे भी जो है 2 से अधिक इसका अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है भाज्य है, ये संख्या क्या है भाज्य। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये सबसे ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इसी के आधार पर एक और भी प्रश्न को मैं बताऊंगा। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पाथ है। देखिए इस तरह से एक वृत्ताकार पाथ है, आप इस वृत्ताकार पाथ पर क्या करते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप कहीं भी देखे होंगे वृत्ताकार पाथ होता है, इसमें रनिंग किया कर रहे हैं। तो कह रहा है कि सोनिया को 8 मिनट लगते हैं इसके पूरे चक्कर लगाने में। जैसे मान लीजिए कि इसने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे अगर चलना शुरू किया, यहाँ से ऐसे चलना शुरू किया, इस तरह से चलना शुरू किया ऐसे, तो 18 मिनट लगते हैं। क्या लिखते हैं 18 मिनट। और रब्बी जो है 12 मिनट लगता है। रब्बी को जैसे ये यहाँ पर पहुँचेगा तो 18 मिनट लगेगा, सोनिया को 18 मिनट लगेगा और रब्बी को 12 मिनट लगेगा, 12 मिनट लग जाएगा दोनों को। लेकिन ये कह रहा है कि लग जाएगा, तो बताना है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए यहीं से चलेंगे और एक ही समय पर चलेंगे, तो कह रहे हैं कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कि दोनों कितने समय में वो एक दूसरे से यहाँ पर पुनः मिल जाएंगे। तो पुनः मिलने के मतलब कि मान लीजिए कि सोनिया जो है 18 मिनट में यहाँ पर आ रही है और रवि जो है 12 मिनट में आ रहा है।
लेकिन एक ऐसा समय होना चाहिए कि दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ ही आ जाए। तो दोनों को एक साथ आने का मतलब कि ये दोनों को क्या लेना पड़ेगा, आपका एलसीएम। मतलब कि वो संख्या दोनों में सम्मिलित होना चाहिए, वो समय दोनों में होना चाहिए। दोनों एक साथ का मतलब जब भी एक साथ की बात करता है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। आप यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि एक साथ की जब पुनः बात करेगा कि पुनः एक साथ मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कि कहेगा, एक प्रश्न अलग आता है कि जैसे 1 घंटी जो है पहली बार 5 सेकंड में बजती है, दूसरी 6 सेकंड में बजती है, तीसरी 8 सेकंड में बजती है। तो तीनों घंटियाँ जो है एक साथ कब बजेगी, तीनों घंटियाँ जो है कब एक साथ बजेगी। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको, रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो दोनों को एक साथ प्रारंभिक स्थान पर होंगे तो उसका समय क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे और वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। तो एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे और वह समय होगा 18 और 12 का एलसीएम। तो 18 का आप और 12 का भाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 गुना 3 गुना 3 और 12 कीजिएगा तो 2 गुना 3। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसको मैच कीजिए क्या क्या मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 36 मिनट में इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। तो इस तरह से आपका हमने जो है चैप्टर 1.2 बनाया। और इसमें ध्यान दीजिएगा, कभी भी कहेगा एक साथ मिलने की तो वहाँ पर एलसीएम निकालिएगा, कि एक साथ कब मिलेंगे या घंटियाँ एक साथ फिर पुनः कब बजेगी। तो इस केस में आपका क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। तो इस तरह से हमने आपको 1.2 बना दिया। तो इस तरह से हम अगला जो आपको प्रश्न बताएंगे, एक्सरसाइज 1.3 हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो आपको इस वीडियो में आपको कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम अगले वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।